नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। ओबीजी सेकंड आपके चल रही थी बीएस नर्सिंग 7 सेमेस्टर की। तो इसमें आपको पता है कि 5 यूनिट है। दूसरे यूनिट की आज हम बात करेंगे और फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी थी वन शॉट में। यूनिट का नाम है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल लेबर है, उसका मैनेजमेंट और रिकॉग्नाइजेशन कैसे करें। ठीक है। तो पहले तो एक टर्म बताई थी मैंने आपको कि एबनॉर्मल लेबर की टर्म क्या होती है, वो बता दीजिए आप। जी बिल्कुल, सभी का सही है। लेबर नॉर्मल लेबर होता है और एबनॉर्मल लेबर होता है, उसको अपन बोलते हैं डिस्टोसिया। आया याद? बिल्कुल सर। ये सर। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे जो भी आपके टॉपिक आता है, जैसे प्री टर्म लेबर हो गया, डिस्टोसिया हो गया, शोल्डर डिस्टोसिया, ठीक है, पीआरओएम हो गया, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट अपन देखते हैं एबनॉर्मल लेबर क्या होता है। ठीक है, इसी में अपन पढ़ेंगे पीपीएच। ठीक है, एपिसियोटोमी इसी में देखेंगे। ठीक है, कैसे एपिसियोटोमी पेरिनेल की मां से अपन कट लगाते हैं। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं जिसको, वो भी पढ़ेंगे इसी में। तो एबनॉर्मल लेबर क्या होता है सर? मतलब जो नॉर्मल लेबर नहीं है वो एबनॉर्मल लेबर होगा, बिल्कुल। तो एबनॉर्मल लेबर इज द लेबर प्रोसेस इन विच देयर इज डिफिकल्टी और डिले इन प्रोग्रेस ऑफ लेबर ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन पावर, पैसेज, पैसेंजर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। लेबर में हमने पढ़ा था कि 4 कंपोनेंट्स है जो कि जरूरी होते हैं। 4P हमने नाम दिया था जब हमने लेबर पढ़ा था, थर्ड 6 सेमेस्टर की जब क्लास चल रही थी आपकी, आपको पता हो, उसमें मैंने आपको 4P के बारे में बताया था। पी का मतलब पावर, पी का मतलब पैसेज, पी का मतलब पैसेंजर और पी का मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे कि मन भी होना चाहिए उसका। ठीक है, साइकी मतलब मन से अपन लेके चलते हैं कि उसको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एंजाइटी वगैरह नहीं होना चाहिए, उसका मन होना चाहिए, तब जाकर क्या है लेबर प्रोसेस होती है। अगला है पैसेंजर। पैसेंजर को अपन लेते हैं फीटस को। ठीक है, क्योंकि आ कौन रहा है, पैसेंजर कौन है? पैसेंजर कौन है? फीटस है, बेबी है जो आ रहा है। ठीक है, अगला पी है, इसका मतलब होता है पेसेज। पेसेज का मतलब रास्ता। पेसेज किसे बोलते हैं? रास्ते को बोलते हैं। तो रास्ता क्या है? बर्थ केनाल, सर्विक्स वगैरह, ये क्या है? बर्थ केनाल। तो ये क्या है? पेसेज यानी रास्ता है, उसके फीटस के आने का रास्ता। तो ये हो गया। और पी का मतलब पावर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं तो पावर हो गया। तो अगर इन चारों कंपोनेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण लेबर में डिफिकल्टी या डिले हो रहा है, देरी से हो रहा है या फिर कुछ डिफिकल्टी हो रही है, तो वो कौन सा लेबर कहलाता है? डिस्टोसिया या फिर एबनॉर्मल लेबर कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट आपके पास प्रॉब्लम आती है प्री टर्म लेबर। तो प्री टर्म लेबर क्या होता है? नॉर्मल जो टर्म होता है वो 37 से 40 वीक हमने बात कर ली। अगर इससे पहले हो, इससे पहले होता है तो वो प्री टर्म होगा, और इसके अगर बाद में होता है तो वो पोस्ट टर्म होगा। इतना आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि प्री टर्म लेबर इज ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विथ सर्वाइकल चेंजेस बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 37 वीक के अगर पहले सर्वाइकल चेंजेस होते हैं, उनके साथ साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं, तो वो क्या है? प्री टर्म लेबर की कंडीशन हो सकती है सर। किसकी? प्री टर्म लेबर की। अगर आपको एक रेंज में बात करनी हो तो रेंज में हम बता सकते हैं कि 22 से लेकर 37 वीक, 22 से लेकर 37 वीक के बीच में अगर कोई लेबर हो रहा है तो वो प्री टर्म लेबर कहलाता है। ठीक है, इसका कारण अगर हम बताएं तो कारण क्या है इसका? मोस्ट कॉमन कॉजेज, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, इसका मोस्ट कॉमन कॉज इज अननोन। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? अननोन है, हमें पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन अपन आगे अगर बात करें इसकी तो कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल सर, रिस्क फैक्टर तो हो सकते हैं भाई। कॉज तो अननोन है लेकिन रिस्क फैक्टर तो हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर में आता है प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ, अगर उसको हिस्ट्री हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी पता है। अब आपको जो टर्म देखने को मिल रही है वो आपको ऑलमोस्ट सारी पता है। पॉलीहाइड्रोमिनोस इन्फेक्शन, यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, जेनेटल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी जेनेटल इन्फेक्शन हो गया। पॉलीहाइड्रोमिनोस मतलब बिल्कुल ज़्यादा हो अगर, स्मोकिंग हो गया, एल्कोहल, मेटरनल डिजीज जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और अपन जीडीए में भी अगर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, पुअर न्यूट्रिशन हो गया। ये सब क्या है? रिस्क फैक्टर हो सकते हैं सर। बिल्कुल सर, हो सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें, किसकी? प्री टर्म लेबर की, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। देखो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा तभी तो डिलीवरी हो पाएगी। ठीक है, तो 37 वीक से पहले ही कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गया तो मतलब प्री टर्म लेबर है। पेल्विक प्रेशर, लो बैक पेन,
ठीक है, मेंस्ट्रुअल लाइक क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। इधर से इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन होती है भैया ये? बिल्कुल वो बताया था ना आपको 6 सेमेस्टर में, वही मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। उसके बाद में क्या है, डिस्चार्ज होने लग जाता है। सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन हो जाता है, सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है, ठीक है। उस डायलेशन कितना होता है, मैक्सिमम डायलेशन होता है सर 10 सेंटीमीटर तक का, ठीक है। और इफेसमेंट से अपन मान सकते हैं कि सॉफ्ट, जब हमने लेबर में ऑनसेट पढ़े थे, उसके इवेंट्स पढ़े थे, तब देखा था हमने कि सर्वाइकल क्या हो जाती है, सॉफ्टनेस हो जाती है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है। ये सर्विक्स है, ये कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स हो गए। बात करते हैं इसके हम आगे मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना है, वही वाइटल साइन मॉनिटर करना है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कितने आ रहे, कब से आ रहे, वो सभी हमने मॉनिटर करना है। फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है, ओके। आगे हाइड्रेशन एंड रेस्ट व्हेन एप्रोप्रिएट, अगर जरूरी हो तो हाइड्रेशन और रेस्ट। ट्रीट अंडरलाइन इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे हमने बात करी यूटीआई की या फिर जेनेटल इन्फेक्शन की बात करें, अगर ये है या नहीं है, अगर हो तो इनको ट्रीट करेंगे। एंटीनेटल कोर्टिकोस्टेरॉइड टू एक्सलेट फीटल लंग्स मेच्योरिटी व्हेन इंडिकेट। देन अगर आपसे पूछे कि प्रीटर्म लेबर का डीओसी क्या है, डीओसी क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, किसकी, पीटीएल प्रीटर्म लेबर की, तो आपको एक आंसर देके भाग किया जाना है, क्या, बेटामेथासोन। क्या है सर, बेटा मेथासोन, ओके। क्या है ये, डीओसी है सर, ठीक है। किसकी, प्रीटर्म लेबर की डीओसी क्या है, बेटा मेथासोन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम आती है PROM, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। बात करें अगर अपन नॉर्मल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की, कि कब होता है सर ये, प्री मेच्योर की नहीं, अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं कि ROM यानी कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कब होती है, तो वो होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में नेचुरली हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या करें, प्री मेच्योर मतलब कि पहले हो चुकी है, प्रीटर्म में हो चुकी है, तो बिफोर 37 वीक, 37 वीक के अगर पहले हो गई उससे अपन प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। कब हुई हो वो, 22 से 37 वीक के बीच में, वही बात आ गई। तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर से पहले हुई हो, पीआरओ में अग्रिंग बिफोर 37 वीक, ठीक। तो नॉर्मल कब होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होती है नेचुरली, लेकिन अगर उससे पहले हो जाए, 37 वीक से पहले हो जाए, तो वो होती है PROM, ओके, ठीक है सर। अगर फर्स्ट स्टेज में भी नहीं हुई हो, अब क्या करें, तो उसे एक होती है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, AROM। तो AROM क्या होता है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो हम आर्टिफिशियली करते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कब करते हैं सर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। क्यों, क्योंकि हमें डिलीवरी करवानी है बच्चे की, तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में हम उसको आर्टिफिशियली हमें रप्चर करनी पड़ती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं PROM की, मतलब कि ये हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो कंटिन्यूस लीकेज ऑफ क्लियर फ्लूइड, जो मेम्ब्रेन रप्चर हुई है तो फ्लूइड देखने को मिलेगा। वेटनेस ऑफ अंडरवियर, रिड्यूस लिक्वायर यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड ऑन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड या फिर एग्जामिनेशन किया हमने, तो क्या देखने को मिलता है कि आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, ओके। बात करते हैं इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर या कोज हो सकते हैं, तो जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, वही UTI वगैरह, GTI हो गया, प्रीवियस PROM, वही प्रीवियस हिस्ट्री, ये कारण आप सब में ऐड कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रीवियसली अगर ये हुई हो तो इस बार भी हो सकती है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे ट्विंस हो गया, ट्रिपलेट हो गया, जिसकी हमने लास्ट यूनिट में बात करी थी। पॉलीहाइड्रोमिनोस हो गया, ट्रोमा, स्मोकिंग या पुअर न्यूट्रिशन, इनके कारण क्या हो सकता है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है। आगे हम बात करते हैं क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट में आता है आपके पास कन्फर्म रप्चर वाइल अवॉइडिंग अननेसेसरी डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन, कि जब हमें कंफर्म हो जाए कि भाई ये क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, डिजिटल वेजाइनल एग्जामिनेशन जिसे अपन बोल सकते हैं PV एग्जामिनेशंस, ठीक है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन है, वो क्या करना है, अवॉइड करना है, ओके। असेस मैटरनल टेम्परेचर एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उनके वाइटल साइन अपन चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, FHR या FHS हमें मॉनिटर करना है। अल्ट्रासाउंड पेन इंडिकेट, USC कर सकते हैं। एंटीबायोटिक इन PROM अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग हमें एंटीबायोटिक उसको देनी है, एडमिनिस्टर करनी है। डिलीवरी
इज इंडिकेट वेन नीडेड। डिलीवरी भी हम क्या है करवा सकते हैं, क्योंकि जब रप्चर हो चुकी है तो अगर जरूरी हो, बिल्कुल खाली हो चुका हो, तो हम क्या करा सकते हैं, डिलीवरी भी करवा सकते हैं प्री टर्म। अगली हेडिंग आती है माल पोजिशन एंड एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, या जिसे अपन बोल सकते हैं माल प्रेजेंटेशन। ठीक है, माल प्रेजेंटेशन। नॉर्मली द फीटस एंटर इन द पेल्विस कैविटी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, यानी कि होता क्या है सर, नॉर्मली बच्चा कैसे आता है, नॉर्मली बेबी आता है, ये यूट्रस हो गया तो ठीक है, मतलब हेड पहले आता है उसका, ये टेल हो गया, ये क्या हो गया, हेड। हेड पहले उसका नीचे आता है, जिसे अपन बोल सकते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर क्या हो, हेड ना आकर और कोई पार्ट आ जाए तो वो माल प्रेजेंटेशन कहलाता है। एंड हेड इज फ्लेक्स्ड, और हेड क्या है, फ्लेक्स्ड हो जाता है। लेबर की हमने जो प्रोसेस देखी थी, पूरी मैकेनिज्म देखी थी लेबर की सेकंड स्टेज में, उसमें हमने देखा था। लेकिन व्हेन द फीटस प्रेजेंट इन एनी अदर वे इट इज कॉल्ड माल प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये इसके टाइप हो गए जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रिज प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो एंड शोल्डर प्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है सर, वन बाय वन हम एक एक को देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन इज अ कंडीशन वेयर बटॉक्स और फीट ऑफ fetus प्रेजेंट फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ द हेड। हेड से पहले अगर क्या आ जाए, ये दोनों आ जाए, जैसे ये बन के हमारा यूट्रस, और यहाँ पर तो हो गया हेड, और ये हो गया फीट या फिर बटॉक्स। ठीक है, अगर ये पहले पार्ट आ जाए तो वो क्या देखने को मिलता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कौन सा है, तो वो है सर ब्रिज प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सिफेलिक, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन ब्रिज प्रेजेंटेशन। ओके, नॉर्मली हेड कम्स फर्स्ट, ब्रिज बटक्स फिट कम फर्स्ट, लेकिन ब्रिज में क्या होता है, बटॉक्स एंड फिट पहले आता है। ठीक है, पैर वगैरह पहले आ जाते हैं। बात करते हैं अगर अब डिलीवरी कौन सी करवाए इसमें सर, डिलीवरी कौन सी कराए, वेजाइनल डिलीवरी करवाए या फिर सिजेरियन सेक्शन करवाए, क्या करवाए सर, तो ये डिपेंड करता है बच्चे की फीटल हार्ट रेट पर। फीटल हार्ट रेट पर अगर वो नॉर्मल है, क्या हो, नॉर्मल, और एक होता है एबनॉर्मल। अगर वो नॉर्मल है तो आप कराओ वेजाइन डिलीवरी, अगर एबनॉर्मल है तो आप कराओ सिजेरियन, सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पास फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन क्या होता है कि फेस प्रेजेंटेशन अगर व्हेन द फीटल हेड इज कंप्लीटली एक्सटेंड एंड द फेस प्रेजेंट फर्स्ट। देखो, आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या आता है, ऑक्सीपिट यानी कि बाईपेराइटल डायमीटर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा ना होकर अगर आपको फेस देखने को मिले, यानी कि वो बच्चा क्या हो गया है, एक्सटेंड हो चुका है, होना उसको फ्लेक्स्ड चाहिए था, बच्चे को क्या है फ्लेक्स्ड होना चाहिए था, लेकिन वो एक्सटेंड हो चुका है, उसने हेड को एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड कर लिया यानी कि पीछे की तरफ झुका लिया। जब पीछे की तरफ झुकाएगा, आप खुद पीछे की तरफ झुकाओ तो आपके ऊपर क्या देखने को मिलता है, फेस देखने को मिलता है, आंखें वगैरह ये सब देखने को मिलती है। तो ये होता है फेस प्रेजेंटेशन। जैसे बच्चा है, ये इसका मुंह हो गया, ठीक है, इसको क्या है, ये करेगा फ्लेक्स्ड। ठीक है, लेकिन फ्लेक्स्ड ना करके अगर ये क्या कर ले, एक्सटेंड हो जाए, एक्सटेंड, ठीक है, इधर की साइड कर ले, वो एक्सटेंड हो जाए, तो उसका जो ये पार्ट है, उसका ये पार्ट है वो क्या होगा, थोड़ा इधर की तरफ हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये देखो, ठीक है, कहाँ तो उसकी जो चिन्ह थी वो यहाँ पर आ रही थी, लेकिन उसकी चिन्ह यहाँ पर आ रही है, तो उसकी यहाँ पे आके है। ठीक है, तो वो क्या है, ये होता है फेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन दोनों के बीच में, मतलब इट इज फीटल हेड इज पार्शियली एक्सटेंड एंड द फोर हेड प्रेजेंट फर्स्ट। फोर हेड पहले आए, अगर फोर हेड पहले आ रहा है, फोर हेड क्या होता है, जहाँ पर आपके बाल, सिर बोल सकते हैं अपन इसको, फोर हेड, आप तो जानते हो फोरहेड क्या होता है। तो अगर फोरहेड दिख रहा है सबसे पहले तो वो होता है ब्रो। अरे ऐसे याद रखो, आईब्रो जहाँ पे होती है वो ब्रो प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर वो पहले आ रहा है तो वो ब्रो प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब आता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। ये अपन इसे बोल सकते हैं ट्रांसवर्स लाइन, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। ये हो गया यूट्रस। ठीक है, ये हो गया सिपेलिक प्रेजेंटेशन। ओके, ओके सर, चलो, ये हो गया ब्रिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है सर, चलो, अब ट्रांसवर्स क्या होगा, ये हो गया ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स या अपन बोल सकते हैं शोल्डर, क्यों, क्योंकि इसमें जो शोल्डर है वो पहले आएंगे। When the fetus lie horizontal and the shoulder present first, vaginal delivery is generally impossible.
ठीक है, याद रखें। वेजाइनल डिलीवरी सेफ नहीं है, हमें ट्रांसवर्स अगर लाई है, शोल्डर प्रेजेंटेशन है, तो सीजेरियन सेक्शन करवाना जरूरी है, ठीक है, नॉर्मली इम्पॉसिबल है। बात करते हैं नेक्स्ट हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है? आपने देखा होगा डायमीटर के बारे में आपने पढ़ा था, पेल्विस में हमने आपको डायमीटर पढ़ाया था, किसी का 12 होता है, किसी का 11, किसी का 13। अगर उनमें से एक डायमीटर कम कर दे, हम 12 है इसमें से एक कम कर दे, 11 कर दे इसको, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहलाता है। 11 में से एक घटा दे, 10 हो गया। 13 में से एक कम कर दे तो 12 हो गए। तो अगर किसी भी डायमीटर्स में से हम कुछ रिड्यूस कर देते हैं, वन और मोर डायमीटर्स, तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहलाता है, ठीक है। तो अ पेल्विस विद वन और मोर डायमेंशंस रिड्यूस इनफ टू इंटरफेयर विद नॉर्मल लेबर, ठीक है। जैसे कि आपको एक बात बताई थी मैंने, कौन सी सर? आपको एक बताया था कि इनलेट, आउटलेट और केविटी, याद आ रहा है आपको? ठीक है। इनलेट है, इसमें अलग अलग डायमीटर्स होते हैं, किसी में 11, किसी में 10, ट्रू, डायगोनल, ठीक है, ये हमने बताया था। केविटी है और एक आउटलेट है। केविटी है, इसमें फिक्स होता है 12। कितना होता है सर? 12 होता है। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो पिछली बातें, डायमीटर ऑफ केविटी बताई थी, उसमें डायमीटर बताया था कि सारे डायमीटर इसमें इक्वल होते हैं, 12, 12, 12, तीनों डायमीटर्स क्या इसमें इक्वल होते हैं, बताया था, याद आया? बिल्कुल आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो विश्वास करो। तो अगर उसमें से हम क्या कर दे, एक या दो माइनस कर दे, वन और मोर माइनस कर दे, डायमेंशन को रिड्यूस कर दे, तो वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है। द पेल्विस विद वन और मोर डायमेंशंस रिड्यूस इनफ टू इंटरफेयर विद नॉर्मल लेबर, तो वो नॉर्मल लेबर में इंटरफेयर करने के लिए काफ़ी रहता है, मतलब वो एबनॉर्मल लेबर कहलाता है। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? ओवर एंगेजमेंट, क्योंकि डायमेंशंस कम हो गया तो एंगेजमेंट में दिक्कत आ सकती है। एंगेजमेंट होगा सबसे पहले, फिर डिसेंट होता है बेबी, ठीक है, फिर क्या होता है? फ्लेक्शन होता है, फिर इंटरनल रोटेशन होता है, फिर उसके बाद में क्या होगा? इंटरनल रोटेशन होगा, फिर क्राउनिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगा, उसके बाद में रेस्टिट्यूशन, और उसके बाद में लास्ट वन इज एक्सटर्नल रोटेशन। मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ी थी ने सेकंड स्टेज में, उसमें बताया था आपको। तो एंगेजमेंट क्या होगा? उसका ओवर प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है, मेटरनल एक्सोशंस, फीटल डिस्ट्रेस। देखो, प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब क्या समझ रहे हो आप? लेबर में देरी हो चुकी है, डिले हो चुका है, नॉर्मली जो जिस टाइम में होना था उसमें ना होकर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो होता है प्रोलॉन्ग्ड। और अगर कम टाइम में हो जाए तो वो होता है, क्या होता है? अभी पढ़ेंगे आगे। अगला है सीपीडी। सीपीडी मतलब फुल फॉर्म होती है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन अगर एक ही शब्द में आपको बताए तो फीटस का हेड होता है, फीटस हेड और मेटरनल पेल्विस, उन दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो, क्या नहीं हो? कोऑर्डिनेशन नहीं हो, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो, तो वो सीपीडी कहलाता है, ठीक है। एक लाइन में बता दिया आपको। अगर माइल्ड सीपीडी है मतलब कि कोऑर्डिनेशन बिगड़ा है लेकिन थोड़ा सा बिगड़ा है, अगर माइल्ड है तो क्या होगा, और सीवियर है तो क्या होगा? माइल्ड है तो अपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का ट्राई कर सकते हैं कि भाई हो सकती है, अगर सीवियर है तो सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा, ओके। Cephalopelvic disproportion occur when the fetal head is too large or maternal pelvis is relatively too small for safe vaginal birth, okay। मैनेजमेंट क्या हो गया? assess labor progress, monitor fetal and maternal condition, avoid prolonged obstructed labor, cesarean section when true CPD is established, ट्रू या फिर सीवियर कंडीशन में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। आगे आता है डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन एक्शंस, ठीक है, इसमें आता है प्रोलॉन्ग लेबर जो भी आपको बताया, और एक होता है प्रेसिपिटेट। तो यूट्राइन एक्शन डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट आर नॉट इफेक्टिव इन कॉजिंग सर्वाइकल डायरेक्शन और फेटल डिसेंट। अगर सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे? कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो नहीं हो रहे हैं, तो सर्वाइकल डायलेशन नहीं होगा। और फिटस है, उसका हेड एंगेज तो हो चुका है लेकिन डिसेंट नहीं हुआ। डिसेंट से हम समझ सकते हैं कि नीचे की तरफ थोड़ा आना, तो वो नहीं आ रहा है, तो वो क्या, कौन सी कंडीशन कहलाती है? यूट्राइन एक्शन डिसऑर्डर कहलाती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे दो के बारे में, एक तो होता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, एक होता है, बिल्कुल सर, ये प्रेसिपिटेट, ठीक है। फर्स्ट अपन देखते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर। प्रोलॉन्ग नाम से पता चल रहा है, प्रोलॉन्ग मतलब कि डिले हो चुका है, लंबी हो चुकी है प्रोसेस। लंबी कब होगी प्रोसेस? टाइम ज़्यादा कब लगेगा? जब प्रोसेस धीरे धीरे हो रही हो, स्लोली हो रही हो। लेबर दैट प्रोग्रेस एबनॉर्मली स्लोली और लास्ट लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जितना हमें टाइम लगना था उससे अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है।
इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। तो वही 4 कारण हो गए। पावर, पैसेंजर, पेसेज, साइकिल। पावर मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन कम है, कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहे हैं। पैसेंजर मतलब कि बेबी या तो लार्ज है या फिर माल प्रेजेंटेशन है। अब इन दोनों के बारे में आपको पता है क्या क्या होता है, माल प्रेजेंटेशन या फिर लार्ज बेबी। IUGR हो बेबी के, हेड बड़ा हो, मैक्रोसोमिया वगैरह, ठीक है। पेसेज, पेसेज मतलब कि रास्ता, रास्ता क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है, जब नॉर्मल डायमीटर से कम हो, पेल्विस क्या हो, नॉर्मल से कम हो डायमीटर उसका, तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहलाता है। तो रास्ता कम हो गया, छोटा हो गया, तो देरी से आएगा वो। अगला है फियर एंड एंजाइटी हो अगर मदर को, तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। आगे आता है मैनेजमेंट क्या करे, आइडेंटिफाई कोज, कोज को आइडेंटिफाई करेंगे, किस कारण से प्रोलॉन्ग हो रहा है। मॉनिटर मदर एंड फिटस, करेक्ट डिहाइड्रेशन, एम्प्टी ब्लेडर, असेस सर्वाइकल डायलेशन एंड फीटल डिसेंट, सीजरियन सेक्शन इफ नीडेड। अगर जरूरी हो तो फिर ये कराओ, अगर वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो रही हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, ऑक्सीटोसिन नहीं देना इसमें। आगे चलते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर, वेरी रैपिड लेबर। इसका मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी हो गया। क्या जल्दी हो गया, फीटस डिलीवरी कंप्लीटेड विद इन 2 to 3 आवर्स, 2 या 3 घंटे में डिलीवरी हो चुकी है, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, मतलब कि बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है बच्चा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या है, थोड़ा साइड में जाना है, वरना पूरा आपके पास आएगा और बच्चे को इंजरी ना हो, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है, हेड इंजरी ना हो बच्चे को। वेरी रैपिड लेबर कॉमनली डिफाइंड एज द डिलीवरी अकरिंग विद इन 3 आवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं 2 to 3 आवर्स ऑफ ऑनसेट ऑफ रेगुलर लेबर। मैनेजमेंट क्या करे इसमें, प्रिपेयर फॉर रैपिड डिलीवरी, मॉनिटर वाइटल हार्ट रेट, मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, मेंटेन असेप्सिस, प्रिवेंट बर्थ ट्रॉमा, असेस फॉर PPH पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। अभी पढ़ेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज, आई थिंक नेक्स्ट वही है आपके पास हेडिंग। तो देखो इसमें कौन कौन सी अपन मेडिसिन दे सकते हैं, तो टोकोलाइटिक अपन इसमें ऐड कर सकते हैं। कौन सी, टोकोलाइटिक, ठीक है। हाँ एक बात और, इसमें जो वो होता है अपने सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन होता है, उसकी रेट कितनी होती है, तो उसकी रेट 5 सेंटीमीटर पर आवर से ज़्यादा होती है सर। मतलब कि 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेट होता है। 10 सेंटीमीटर होती है डायलेट, लेकिन 1 घंटे में वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है। अब आप उसकी रेट देख सकते हो कितने टाइम में वो हो सकता है बच्चा, ठीक है, डिलीवर। अगला आता है बिल्कुल PPH पोस्टपार्टम हेमरेज। ये है PPH। पहली चीज़ तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि PPH क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है। क्या है PPH, तो सर PPH एक कॉम्प्लिकेशन है। किसका कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है किसका, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का कॉम्प्लिकेशन क्या है, PPH है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, जिसमें कि प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है, तो प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है उसमें ये PPH देखने को मिलता है, ठीक है, उसका कॉम्प्लिकेशन है ये, ठीक है। ओके सर, PPH वर्ड आया है सर, पोस्टपार्टम हेमरेज। दो है वर्ड यहाँ पे, पोस्टपार्टम और हेमरेज। तो हेमरेज से तो अपन ले सकते हैं क्या, ब्लीडिंग, क्या ले सकते हैं, बिल्कुल सर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कौन सी बात करेंगे, तो सर OBG पढ़ रहे हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग की हम बात करेंगे, बिल्कुल। पोस्टपार्टम है तो पोस्टपार्टम मतलब कि डिलीवरी के बाद में पोस्टपार्टम पीरियड होता है, आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवर्ड, आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवर्ड, ठीक है सर। प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद में अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्या कहलाती है, PPH कहलाता है। नॉर्मल समझ गए, बेसिक समझ चुके हो, आगे चले, बिल्कुल सर। ब्लड लॉस ऑफ, कितना ब्लड लॉस, इतना या इससे ज़्यादा, 500 से अपन 1000 ml, या अपन 1000 ml की बात कर लेते हैं नॉर्मली। 1000 ml या इससे ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है, कब, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर, आफ्टर बर्थ, और ब्लड लॉस एसोसिएटेड विद इन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया भाई ब्लड लॉस हुआ है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और PPH में क्या क्या देखने को मिल सकता है सर, PPH में आपको ट्रेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, क्या, टेकीकार्डिया, ठीक है सर, टेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। दूसरा हाइपोटेंशन, क्या, हाइपोटेंशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। दो चीज इसमें आपको देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर हो सकते हैं वही प्रीवियस PPH और हिस्ट्री हो PPH की, प्रोलॉन्ग्ड और प्रेसिपिटेट लेबर हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, पॉलीहाइड्रोनोस, लार्ज बेबी, कब कब हो सकता है लार्ज बेबी, तो मैक्रोसोमिया, IUGR, ठीक है, डायबिटीज़,
कंडीशन हो गई हो, जेडीएम, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज हो गई हो, कोई प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी हो गई हो, उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। प्रीवियस सिजेरियन या यूट्राइन सर्जरी हुई हो, यूट्राइन फाइब्रोइड्स, ये पढ़ेंगे अपन लास्ट यूनिट में, फाइब्रोइड्स। ग्रांड मल्टीपेराइटी, और मतलब ये है कि बहुत बार प्रेगनेंसी हुई हो, बहुत बार उसकी डिलीवरी हो गई हो। मोर एंड मोर, मच मोर, मैटरनल कोगुलेशन फैक्टर्स या डिसऑर्डर्स, कोगुलेशन डिसऑर्डर हो कोई, क्यों, अगर कोगुलेट हो ही नहीं रहा, कोगुलेशन मतलब क्या होता है, क्लोट बनना, अगर क्लोट बन ही नहीं रहा तो वो बहता रहेगा खून, अगर खून, ब्लड क्या है, बहता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, अगर क्लोट हो जाता है, क्लोटिंग फैक्टर रहते हैं अच्छे से, तो क्या होगा, बिल्कुल सर, क्लोट हो जाएगा और ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड लॉस नहीं होगा। बात करते हैं पीपीएच की, अगर हम, तो पीपीएच आपने देखा होगा, अपन इसके पीपीएच के दो टाइप देख सकते हैं, क्या, दो टाइप अपन पीपीएच के देख सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक तो देख सकते हैं प्राइमरी, एक अपन देख सकते हैं सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी की बात करते हैं तो अगर विद इन 24 आवर्स, अगर डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हो तो वो प्राइमरी कहलाता है, इमीडिएट होता है ये, ओके। अगर इसकी बात करते हैं सेकेंडरी की, तो 24 आवर टू 12 वीक, ये होता है सेकेंडरी बीपीएच, डिलेड होता है, डिलेड बीपीएच भी हम इसको बोल सकते हैं। एक चीज तुमने देख ली, अगली अगर हम देखें तो पीपीएच, हम एक इससे भी अगर हम इसको पीपीएच को समझ सकते हैं, किससे सर, ब्लीडिंग के तौर पर। ये तो टाइमिंग के उस पर देख लिया हमने। अब है पीपीएच में कितना ब्लड लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसके टाइप को अपन देख सकते हैं। फर्स्ट तो होता है माइनर, माइनर पीपीएच, अगला है मेजर पीपीएच और अगला है सीवियर पीपीएच, ठीक है। माइनर में 500 से 1000 ml ब्लड लॉस हो, मेजर है इसमें 1000 से लेकर के, एक काम करते हैं 1 KL कर लेते हैं, 1 KL से 2K ml अगर लॉस हो, और सीवियर में 2K यानी कि 2000 ml से अगर ज़्यादा हो, तो ये होता है सीवियर पीपीएच, ठीक है। टाइप की बात कर ली हमने, आगे चलते हैं, मिटा देते हैं, बाद में काम आएगा ये पेज हमारे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर, रिस्क फैक्टर देख लिए, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट मैनेजमेंट आता है इमीडिएट मैनेजमेंट या इमीडिएट रिससिटेशन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मोस्ट कॉमन स्टेप होती है रिससिटेशन की, क्योंकि ब्लड लॉस हो चुका है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, तो फ्लूइड एंड ब्लड हमें रिक्वायरमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड या फिर ब्लड। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, असेस एबीसी, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इसी फॉर्म में, इसी सीक्वेंस में हमें असेस करना है। गिव ऑक्सीजन इफ नीडेड, ठीक है। एस्टेब्लिश लार्ज बोर आईवी असेस, लार्ज बोर मतलब कि केंदुला हमें ऐसा लगाना है जिससे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, फ्लूइड अंदर जा सके। स्टार्ट आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दो, तब तक ब्लड अरेंजमेंट होता है, तब तक फिर अरेंज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स इफ रिक्वायर्ड, अगर नीड हो, इससे काम चल गया आईवी फ्लूइड से, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ब्लड भी आप क्या उसमें ऐड कर सकते हो बाद में। दोनों में अगर आपसे पूछे कि क्या हमें फर्स्ट करना चाहिए, तो आपको फर्स्ट आईवी फ्लूइड करना चाहिए। कौन सा फ्लूइड करना चाहिए, तो क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन में फ्लूइड ऑफ चॉइस, फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, एफओसी, फ्लूइड ऑफ चॉइस क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन, क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन, ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल्स, वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर एंड मॉनिटर यूरिन आउटपुट, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, क्योंकि पता तो चले कितना हमने फ्लूइड दिया है, कितना लॉस हो रहा है, यूरिनरी आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। हाँ भाई, मेडिकल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो अगर रिससिटेशन से काम हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेडिकल मैनेजमेंट हम करेंगे, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, रिससिटेशन और मेडिकल मैनेजमेंट से, इन दोनों में 97 से 99% चांस है कि पीपीएच आपका ठीक हो जाता है, ट्रीट हो जाता है पीपीएच, ठीक। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं अपन, ट्रेनेक्सा, नाम सुना होगा आपने, हॉस्पिटल ड्यूटी करी हो या फिर फार्मा पढ़ा हो। ट्रेनेक्सामिक एसिड हेल्प रिड्यूस ब्लीडिंग बाय इनहिबिटिंग फाइब्रिनोलाइसिस, ओके। फाइब्रिनोलाइसिस के को इनहिबिट करके ब्लीडिंग को रोकता है, ट्रेनेक्सा ब्लीडिंग को रिड्यूस करने में काम में लिया जाता है। गिव एज अर्ली एज पॉसिबल, आइडियली विद इन 3 आवर और 3 आवर ऑफ बर्थ व्हेन पीपीएच डायग्नोसिस, अगर पीपीएच हो गया तो बर्थ के 3 घंटे के अंदर अंदर आप उसको ट्रेनेक्सा एडमिनिस्टर कर दो, यानी कि लगा दो। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट में यूट्राइन बलून टेम्पोनेट, हम इसे बोल सकते हैं मैकेनिकल मैनेजमेंट, जो ये आपकी चल रही है बलून
ठीक है। इधर से बाई मैनुअल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है, ये है मैकेनिकल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या करते हैं यूट्राइन बैलून में कि यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट, ए बलून इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या कर देते हैं, बलून को डाल देते हैं। बलून डालने के बाद में क्या करते हैं, एंड इन्फ्लेटेड टू अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट ब्लीडिंग वेसल्स। ठीक है, इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं, बेकरी बैलून, और सिवाकर मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, एनएस फ्लूइड, एनएस फ्लूइड है वो इंसर्ट कर देते हैं, फिल्ड कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग को रुक सके। ठीक है, 300 से 500 ml, 300 to 500 ml फ्लूइड हम इसमें इंसर्ट करते हैं एनएस यूट्राइन बैलून टेम्पोनेट में। अगला है बाई मैनुअल यूट्राइन कंप्रेशंस। ठीक है, बाई मैनुअल इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं अपन, द यूट्रस इज कंप्रेस्ड बिटवीन वन हैंड इन द वेजाइना एंड द अदर हैंड ऑन द एब्डोमेन। एक हाथ तो हमें कहाँ रखना है, वेजाइना, और दूसरा एब्डोमेन, कंप्रेस करना है दोनों साइड से। बाई मैनुअल आ गया मतलब कि दोनों हैंड हमें यूज लेने हैं, बोथ हैंड सारे यूजेस। पर्पज क्या है, टेम्पररी रिड्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्राइन एटोनी वाइल डेफिनेट ट्रीटमेंट इज अरेंज्ड। जब तक कि हमारे पास जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे सपोज करो कहीं चोट लग जाती है हाथ पर, तो हम क्या है उसको प्रेस कर लेते हैं, दबा देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, कोई कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है, कुछ भी हम मतलब एक ऐसे ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसको प्रेस कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, बस वही इसमें यूज लिया है बाई मैनुअल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास इंडक्शन ऑफ लेबर, IOL, इंडक्शन ऑफ लेबर सर। इंडक्शन ऑफ लेबर IOL क्या होता है, इट इज आर्टिफिशियली इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिफोर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर टू अचीव वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, आइडियली कब अपन इसको करते हैं, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। क्या, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, डेट हो चुकी है उसके बाद में अभी तक कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हुए हैं, तो हमें इंडक्शन करवाना पड़ता है कि हाँ भाई इस स्टार्ट करो, लेबर को क्या करो, इंडिकेट करते हैं। अब इसमें क्या है, ये तो इंडिकेशन हो गया, ये कब कब हम इसको कर सकते हैं, तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। अभी बता दिया कि पोस्ट डेटेड मतलब कि प्रेगनेंसी की डेट हो चुकी है, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, तो पोस्ट टर्म हो गया। PROM, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इन सेलेक्टेड सिचुएशंस, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो कोई, सर्टेन मेटरनल मेडिकल कंडीशन, फीटल कंडीशन वेयर डिलीवरी इज इंडिकेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दो मेथड है, क्या क्या है, दो मेथड है, एक तो मेडिकल और एक मैकेनिकल बोल सकते हैं। एक तो क्या हो गया मेडिकल, एक होता है मैकेनिकल या सर्जिकल, कुछ भी बोल दो। में फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मेथड। तो इसमें इंडक्शन किससे कराते हैं अपन, मेडिसिन के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर सर्वाइकल रैपनिंग, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कर सकते हैं, मेम्ब्रेन स्वीपिंग वेयर अप्रोप्रिएट। ठीक है, दूसरा मेथड आता है पास, आपने सिलेबस में देखा हो तो दो आपको मेथड बता रखे हैं ब्रैकेट लगा के, एमनियोटोमी, एमनियोटोमी मतलब कि एमनियोटोमी क्या हो गया, टोमी का मतलब होता है मतलब कि हटाना, रिमूव करना, तो सेपरेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन, एमनियन और कोरियन है उनको सेपरेट कर देना। बलून कैथेटर फॉर सर्वाइकल राइपनिंग। ओके, ये दो हो गया मैकेनिकल और मेडिकल मैनेजमेंट। कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कब कब हम इसको काम में नहीं लेना है, तो फर्स्ट आता है प्लेसेंटा प्रीविया, कंडीशन पढ़ ली हमने, प्लेसेंटा प्रीविया। ट्रांसफर्स लाई हो गया, अभी जस्ट पढ़ा हमने। सर्टेन प्रीवियस यूट्राइन सर्जरी, कोई यूट्राइन सर्जरी हुई हो, ठीक है, यूट्रस में कोई सर्जरी हुई हो। CPD, ये भी देख लिया हमने। एनी सिचुएशन वेयर वेजाइनल बर्थ इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जहाँ पर वेजाइनल बर्थ क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उस कंडीशन में हम इसको काम में नहीं लेना। ठीक है सर। फोर्सेप डिलीवरी, नेक्स्ट आता है फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप मतलब कोई इक्विपमेंट वगैरह हो गया सर ये, बिल्कुल। इसमें क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी बताएंगे आपको डायग्राम, उसके थ्रू वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं, उसका हेड बाहर नहीं आ पाता, तो उसके थ्रू क्या कराते हैं, फोर्सेप डिलीवरी करवाते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि जो मदर है उसमें बैक एक देखने को मिलता है, मैटरनल बैक एक। फोर्सेप आर स्पून शेप्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू असिस्ट डिलीवरी ऑफ फीटल हेड थ्रू वेजाइना। कब कब काम में लेना है हमें, प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज में ही डिलीवर होता है सर हेड, यानी कि फीटस। फीटल डिस्ट्रेस हो, मैटरनल हार्ट डिजीज हो, मतलब वो पुशिंग नहीं कर सकती। हमने जब पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, MI पढ़ा था, हार्ट फेलियर पढ़ा था, उसमें देखा था कि फोर्स नहीं लगाना है,
ठीक है, एमएसएन में देखा था तब, कार्डियो सिस्टम में। तो अवॉइड रहता है पुशिंग करना, तो उस कंडीशन में भी फोर्सेप डिलीवरी काम में लेते हैं। ये आपके सामने फोर्सेप होता है और कुछ इस तरह से हेड को ऐसे पकड़ के आपको डिलीवरी करवाना होता है। ठीक है, आगे समझ में? चलो सर आगे चलते हैं। आगे आता है आपके पास वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। अब फोर्सेप के थ्रू हमने बाहर निकाले बच्चों को, अब वैक्यूम के थ्रू निकालते हैं। जैसे वैक्यूम प्रेशर आपने उसमें देखा था 3 इडियट में, वो बनाया था वैक्यूम, वैक्यूम मशीन का वो बनाया था। ठीक है, था ना, देखा था ना, 3 इडियट सबने देख रखी है। तो उसमें जैसे वो बाहर निकालते हैं वो वैक्यूम है। तो ए सक्शन कप इज अप्लाइड टू फिटल स्कल्प टू असिस्ट डिलीवरी। जो फिटल का क्या होता है, जिस स्कल्प होता है, यहाँ पर वैक्यूम लगाकर उसको बाहर की तरफ पुल पुल किया जाता है, खींचा जाता है। इंडिकेशन क्या क्या हो गया, सेम फोर्सेप में जो हमने देखा था इंडिकेशन, यही इंडिकेशन यहाँ पर हो सकते हैं। स्टेज, फिटल स्टेज। ठीक है, ये देखो सर, आया समझ में? ऐसे करके बाहर निकाल देते हैं फिटस के हेड को, और फिर पूरा जो बेबी है वो बाहर आ जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। सेकेंड स्टेज में हम ये करते हैं। नेक्स्ट आता है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन ये पूरी क्या हो गई, मदर है, मदर का एब्डोमेन है, यहाँ पर कट लगाकर बाहर निकाल लेना। अब ये भी हम 2 टाइप पढ़ेंगे, एलएससीएस और यूएससीएस। एलएससीएस मोस्ट कॉमन है, यूएससीएस इतना ज़्यादा यूज नहीं लिया जाता। तो सिजेरियन सेक्शन या फिर सी सेक्शन क्या होता है, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस इन विच fetus is delivered. Fetus is delivered through an incision made the maternal abdomen and the uterus. या तो कहाँ पर, मैटरनल एब्डोमेन पर या फिर यूट्रस पर। क्या करना है, हमें इंसिजन लगाना है, कट लगाकर बेबी को डिलीवर करवाना। कौन सी प्रोसेस कहलाती है, ऐसी सर्जिकल प्रोसेस को सिजेरियन सेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कब कब हम इसकी कब कब हम इसको कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो इंडिकेशन में जैसे लिखो, आप बोल के बता देते हैं आपको। इंडिकेशन में हो गया एक तो फीटल डिस्ट्रेस, और सीपीडी जैसे हमने पढ़ा, सीपीडी हो गया। बर्थ केनाल ऑब्स्ट्रक्शन, बर्थ केनाल ब्लॉक्ड हो चुकी हो। ठीक है, कैंसर हो, कोई इन्फेक्शन हो बर्थ केनाल में, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। कोई सीवियर डिजीज हो गई हो तो ये देखने को मिल सकता है। साथ में आप और इसमें ऐड कर सकते हो इंडिकेशन में माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन जैसे कि हमने देखा था ट्रांसवर्स लाइन में, जीडीएम, डायबिटीज पढ़ा था ना हमने लास्ट यूनिट में, वो हो गया। ट्विंस हो गए, मैक्रोसोमिया, ऐसी कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आगे आता है इसके टाइप के बारे में, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, LSCS, मोस्ट कॉमनली परफॉर्म, मोस्ट कॉमन टाइप है ये। इंसिजन इज मेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, नाम में पता चल रहा है लोअर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट किसका, यूट्राइन का जो लोअर सेगमेंट होता है, यूट्रस हो गया, अपर लोअर। ठीक है, तो लोअर सेगमेंट में क्या करना है, इंसिजन करना है। यूजुअली ए ट्रांसवर्स यूट्राइन इंसिजन इज परफॉर्म, कौन सा, ट्रांसवर्स इसमें अपन करते हैं। ट्रांसफर मतलब कुछ इस तरह से हम इसमें कट लगाते हैं। ठीक है, लेस ब्लड लॉस एंड बेटर हीलिंग, ब्लड लॉस कम होता है इससे, और बहुत जल्दी ये क्या है, हील हो जाता है। लोअर रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर इन फ्यूचर प्रेगनेंसी कंपेयर विद क्लासिकल इंसिजन। ये क्लासिकल इंसिजन है, यहाँ पर हम यूएससीएस बोल सकते हैं, आगे पढ़ेंगे भी जस्ट। कि अगर ये से बोल रहा है कि LSCS है, ये करवाया है आपने, तो नेक्स्ट जो डिलीवरी होगी वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, वो पॉसिबल है। नेक्स्ट डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है LSCS में, लेकिन USCS है उसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। एक बार USCS करवा दिया तो अगली बार भी वापस से क्या होगा, सिजेरियन ही होगा, वेजाइनल डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है, जबकि LSCS है, एक बार ये करवा दिया तो बाद में भी आप वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हो नेक्स्ट बेबी में। USCS जिससे क्या बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं क्लासिकल इंसिजन करते हैं इसमें। वर्टिकल इंसिजन कुछ इस तरह से इसमें इंसिजन लगाते हैं,
थ्रू अपर यूट्राइन सेगमेंट यूज्ड ओनली इन सेलेक्टेड सिचुएशन। कुछ ही कंडीशन में इसे सेलेक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, दूसरा वाला LSCS, हाई रिस्क इन यूट्राइन रप्चर, यूजुअली रिक्वायर प्लांट सीजर इन फ्यूचर प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसके हम क्या देखते हैं, ऑपरेटिव प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर करना है, फिर एब्डोमेन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग असेप्टिक टेक्निक। जहाँ भी हमें कट लगाना है वहाँ पर असेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है, एब्डोमेन को रेडी करना है पोविडोन वगैरह लगा के। एब्डोमिनल इंसिजन इज मेड, फिर कट लगा देना है। यूट्रस इज ओपन, यूट्रस ओपन हो जाएगा यूजुअली थ्रू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। फिर बेबी डिलीवर्ड हो जाएगा, बेबी को डिलीवर कर लेंगे। अम्बलाइकल कॉर्ड क्लैंप करनी है, कट लगाना है अम्बलाइकल कॉर्ड पर, प्लेसेंटा डिलीवर करना है। फिर यूट्रस इज चेक्ड एंड रिपेयर्ड। अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह है तो उसको आपको ट्रीट करना है और उसको वापस से रिपेयर करना है, मतलब सूचरिंग करनी है। एब्डोमिनल लेयर इज आर क्लोज्ड, मदर ट्रांसफर फॉर पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग। ओके, ठीक है, ये देखो, ये तो हो गया सी सेक्शन और एक होता है नेचुरल डिलीवरी। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी और सी सेक्शन। अगला आता है एपिसियोटोमी। और जो सिजेरियन हमने देखा तो इसको 90 सेकंड में कंप्लीटली परफॉर्म करना है। हमारे पास क्या है, 90 सेकंड रहते हैं, ओनली 90 सेकंड में आपको कंप्लीट क्या करना है, परफॉर्म करना है इसको। ठीक है, एपिसियोटोमी। तो एपिसियोटोमी इज अ सर्जिकल इंसिजन मेड इन द पेरिनियम। कहाँ पर, पेरिनियम पर। ये यूट्रस, यूट्रस सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, यूट्रस हो गया, वेजाइना, वेजाइना और ये हो गया वेजाइना, वेजाइना ये हो गया एनस। इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है ये होता है पेरिनियम। तो यहाँ पर हम अगर कट लगा दें तो हमारे पास क्या हो सकता है, ये एरिया बड़ा हो सकता है। ठीक है, एरिया क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। इसलिए क्या है, कट लगाते हैं ताकि उसका हेड है वो बाहर आ सके। एपिसियोटोमी इज अ सर्जिकल इंसिजन मेड इन द पेरिनियम ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर टू एनलार्ज वेजाइनल आउटलेट एंड फैसिलिटेट डिलीवरी। ओके, ठीक है सर। अब इसके 3 टाइप है, मेडियल, नाम याद रख लो बस, मेडियल हो गया, एक हो गया लेटरल, एक होता है मेडियो लेटरल। मेडियो लेटरल, ठीक है, टोटल 3 टाइप होते हैं। मेडियो लेटरल है, इसी को जे शेप्ड होता है, इसी को जे शेप्ड होता है, इसलिए इसको जे शेप्ड एपिसियोटोमी बोलते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, मेडियो लेटरल है। ठीक है सर, ओके, चलो सर आगे चलते हैं। इसको सूचरिंग कैसे करें। सूचरिंग के लिए हमारे पास होता है मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, आइडेंटिफाई द एपेक्स ऑफ इंसिजन। कहाँ पे लगाया था आपने, उसका एपेक्स पार्ट देखो आप। एंश्योर गुड हेमोस्टेसिस, रिपेयर द वेजाइनल म्यूकोसा, अप्रोक्सीमेट पेरिनियल मसल्स, क्लोज द स्किन, चेक फॉर ब्लीडिंग एंड करेक्ट टिश्यू अलाइनमेंट। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपके, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझाया है। अगला आता है आपके पास लास्ट टॉपिक, शोल्डर डिस्टोशिया। डिस्टोशिया का मतलब है एबनॉर्मल कंडीशन, शोल्डर मतलब कि शोल्डर की वजह से। शोल्डर डिस्टोशिया इज ए obstetrical emergency in which after delivery of the baby head the shoulders get stuck behind the mother's pelvic bone and the baby cannot deliver easily। ये डायग्राम देख लो आप, ये तो आ चुका है बाहर लेकिन ये नहीं आया, शोल्डर है वो अंदर ही है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, शोल्डर डिस्टोशिया कहलाती है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, टर्टल साइन बोलते हैं। कि देखो एक कछुए की तरह लग रहा है ये, ठीक है, जैसे कि जो कछुआ होता है, टर्टल होता है, उसका जैसे हम मान सकते हैं ये क्या हो गया, हेड हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से वो होता है, आपने देखा होगा। उसका ये हेड है, ये हाथ होते हैं उसके, ठीक है, ये पैर हो गए। उसका जो ये हेड होता है ये बाहर रहता है, इसको वापस अंदर कर लेता है, वापस बाहर कर लेता है। तो वही कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, टर्टल साइन बोलते हैं इसको। रिस्क फैक्टर क्या है इसके, तो फीटल मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया मतलब कि बिल्कुल सर बड़ा है उसका हेड। मेटरनल डायबिटीज हो गया, GDM, प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया, ओबेसिटी या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हुई। एबनॉर्मल लेबर, उम्मीद करते हैं इससे बार आपके क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं क्योंकि सारे आपको करवा दिए हैं। कोई ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट बच रहे होंगे जो कि छोटे हैं या फिर वो आते भी नहीं है एग्जाम में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है, बाकी पूरा करा दिया है।
तो कैसा लगा कमेंट जरूर करके जाना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, और कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।